हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर से जुड़े पेपर S2 के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में S2 पेपर के इकाई 1 को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो हम लोग को इकाई 1 में पढ़ना है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास और सीखने के बारे में जानना है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन के बारे में जानना है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम लोग आज का पॉइंट्स है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जानना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट्स है संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय है बालक की मानसिक क्षमता का विकास, जिसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित होती है और इसका विकास शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय क्या है, बालक की मानसिक क्षमता का विकास से है, जिसमें क्या होता है, बालक का बुद्धि शामिल होता है, चेतना, विचार और समस्या समाधान का क्या होता है, क्षमता भी उसमें शामिल होता है। और उसका विकास कब होता है, इसका विकास आपका शैशवावस्था से बच्चे के अंदर दिखाई देना चालू हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बनता है। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, संज्ञानात्मक विकास जैसे जैसे उसके अंदर आता है वैसे वैसे क्या होता है, बच्चे के अंदर भी बुद्धि का भी क्या होता है, निर्माण तेजी से होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में विकास करना जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने परिवर्तनशील वातावरण में समायोजन कर सके। यानी कि बालक का क्या होता है, जो मानसिक योग्यता होती है, क्षमता होती है, उसके अनुसार क्या करते हैं, अपने वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उसके अनुसार क्या होता है, खुद को वो ढाल लेते हैं तथा कठिन एवं गंभीर समस्याओं के समाधान में स्वयं को समर्थ पा सके। यानी कि संज्ञानात्मक विकास से क्या होता है, बच्चे अपने जो भी समस्या आते हैं उसे क्या करते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या बोले हैं उन्होंने। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अनुकरण की बजाय खोज पर आधारित है। इसमें व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपनी समझ का निर्माण करता है। यानी कि जो आपका संज्ञानात्मक विकास क्या है, अनुकरण की बजाय क्या है, खोज पर आधारित है। किनके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपनी समझ का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई छोटा बच्चा जलते हुए दीपक को छूता है तो क्या होता है, उसके हाथ जल जाता है। तो फिर उसके संज्ञान में आता है कि क्या है, वहाँ पे हमने हाथ लगाया तो क्या होगा, मेरा हाथ जल गया। फिर आगे से वो क्या करता है, उसे छूने का प्रयास नहीं करता है। तो ये क्या किया, बच्चे के अंदर क्या संज्ञान आया कि वो क्या है, गर्म चीज़ है। वो जानता नहीं कि गर्म है, लेकिन उसका जब हाथ जल जाता है तो क्या करता है, फिर कभी उस पर हाथ नहीं जाने का प्रयास करता है, कभी उस पर हाथ नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसे पता हो जाता है कि यहाँ पे हमने हाथ रखा था तो क्या हो गया था, मेरा हाथ जल गया था। तो बच्चे के अंदर क्या होता है, इस तरह का संज्ञान विकसित हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास की विशेषता। इसमें पहला आपका पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास में मानसिक, कल्पना, भाषा, चिंतन, स्मृति विकास, तर्कना, समस्या समाधान आदि समाहित होते हैं। संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन, मानसिक, कल्पना, भाषा, चिंतन, स्मृति विकास, तर्कना, समस्या समाधान आदि क्या होता है, उसमें शामिल होता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बौद्धिक विकास से है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। आपका जो संज्ञानात्मक विकास वो कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है संज्ञान एक अर्जित योग्यता है जो जीवन पर्यटन चलती रहती है और वातावरण के साथ संयोजन भी करती है। संज्ञान क्या है, एक जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है और वातावरण के साथ क्या करती है, वो संयोजन भी करती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं परिपक्वता क्या है, आवश्यक है। यानी किसी बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट चाहिए तो क्या होगा, उसके अंदर ज्ञानेंद्रियों का विकास होना चाहिए और परिपक्वता का भी क्या होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसके द्वारा मानव में अधिगम क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है संज्ञान से मानव देखता है, समझकर, अनुभव कर संबंधित ज्ञान को क्या करता है, ग्रहण करता है। संज्ञान से क्या होता है, मानव क्या करता है, देखता है, समझकर, अनुभव कर संबंधित ज्ञान को क्या करता है, अपने अंदर समाहित करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसका विकास शैशवावस्था से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। यानी कि आपका जो संज्ञानात्मक विकास है उसका विकास कब से प्रारंभ हो जाता है, शैशवावस्था से क्या होता है, शैशवावस्था से पहले से क्या होता है, इसका कार्यक्रम चालू हो जाता है, यानी कि शुभारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में चिंतन एवं खोज करने की शक्ति उनकी जैविक परिपक्वता, अनुभव एवं दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है।
यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक में चिंतन एवं खोज करने की जो शक्ति होती है वो कैसे जैविक परिपक्वता और अनुभव एवं अंतर्क्रिया पर क्या होती है, निर्भर होती है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट्स है आज का, संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया के चरण कौन कौन से होते हैं। क्या है पॉइंट्स हम लोग का, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का चरण। तो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। पहला आपका ध्यान, दूसरा आपका धारणा, तीसरा क्या होता है आपका स्मृति, चौथा क्या होगा आपका भाषा, पांचवा आपका अधिगम, छठा क्या होगा आपका उच्च तर्क। यानी कि बच्चे का क्या करना है, ध्यान रखना है ताकि बच्चे के अंदर क्या हो जाए, संज्ञानात्मक विकास सही से हो। उसकी धारणा को भी समझना है कि वो किस चीज़ों के बारे में ज़्यादा धारणा रखता है। नेक्स्ट आपका क्या, उसकी स्मृति के बारे में जानना है कि बच्चे के अंदर की मेमोरी कैसा है, चीज़ों को कितने तक अच्छे से वो सीख पा रहा है कि नहीं पा रहा है, किसी चीज़ पे वो कितना अच्छा से समझ पा रहा है, या फिर कहीं पे प्रॉब्लम है तो कैसे समस्याओं को हल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे क्या करना होगा, बच्चे के स्मृति को देखना होगा, उसकी भाषा को भी देखना है, अधिगम को भी देखना है, और आपका उच्च तर्क यानी कैसे वो बात करता है, उसका तरीका कैसा है, कैसे वो सोच पाता है किसी भी चीज़ों के ऊपर। तो ये सब क्या होता है आपका संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया क्या है, चरण है। 6 चरण होते हैं, ध्यान, धारणा, स्मृति, भाषा, अधिगम और आपका लास्ट क्या होता है, उच्च तर्क होता है। तो ये आपके 6 चरण हो गए किसके, संज्ञानात्मक विकास के। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है संज्ञान। क्या है पॉइंट्स हम लोग का नेक्स्ट, संज्ञान यानी कि कॉग्निशन। तो संज्ञान कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है। संज्ञान क्या है, कुछ मानसिक प्रक्रियाओं का सामूहिक क्या है, नाम है, जिनमें ध्यान, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा, निपुणता और समस्याएं हल करना क्या है, शामिल है। यानी कि संज्ञान क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया का क्या एक सामूहिक नाम है, और उन नामों में कौन कौन शामिल है, ध्यान शामिल है, स्मरण शामिल है, निर्णय लेना शामिल है, भाषा में निपुणता शामिल है, और आपका लास्ट क्या है, समस्या हल करना भी शामिल है। संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका समुचित उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, संज्ञान बोलते हैं, समझ बोलते हैं। यानी कि जो भी सूचनाएं होता है उसको क्या करना, ग्रहण कर लेना है और उसके बारे में क्या करना है, सोचना है, उसको उपयोग करना है, तो वो क्या कहलाएगा आपका संज्ञान कहलाएगा। या संज्ञान का दूसरा नाम क्या होता है, समझ भी एक नाम होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञान है, समझ कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है संज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और विज्ञान की कई अन्य शाखाओं के लिए जरूरी है। संज्ञान का नॉलेज होना जरूरी है ताकि आप मनोविज्ञान के रूप में, दर्शन शास्त्र में, भाषा विज्ञान में, कंप्यूटर विज्ञान में और विज्ञान की कई अन्य शाखाओं में क्या कर सकते हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे इसमें है एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है हिलगार्ड। क्या नाम है, हिलगार्ड के अनुसार किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ एवं धारणा अर्जित की है, वही क्या है, संज्ञान है। किनके अनुसार, हिलगार्ड के अनुसार क्या बोले हैं उन्होंने कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार किया है, ज्ञान लिया है, व्याख्या किया है, समझ बनाया है एवं धारणा विकसित किया है, तो क्या कहलाएगा, वह संज्ञान कहलाएगा। यह आपका संज्ञान की परिभाषा में आप लिख सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है शिक्षा में संज्ञान की भूमिका क्या है। क्या है पॉइंट्स हम लोग का नेक्स्ट, शिक्षा में संज्ञान की भूमिका क्या है। पहला पॉइंट इसमें है संज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति अपनी भावनाओं को सभी के समक्ष व्यक्त कर सकता है। दूसरा पॉइंट आपका है शिक्षा प्राप्ति तथा शिक्षण करने में भी संज्ञान की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है संज्ञान से ही हम अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्राथमिक से उच्च शिक्षा की प्राप्ति में संज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है संज्ञान से ही हम बौद्धिक विकास को प्राप्त करते हैं, बिना बौद्धिक विकास के शिक्षण संभव नहीं है। तो शिक्षा में संज्ञान की भूमिका काफ़ी अहम है, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, किसी के सामने व्यक्त कर पाते हैं, शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं, अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और उच्च शिक्षा में भी क्या करते हैं, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और आपका बौद्धिक विकास में भी ये योगदान देता है। तो शिक्षा में संज्ञान की भूमिका काफ़ी अहम है। तो इन 5 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन तो आप लोग ये 5 पॉइंट उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है संज्ञान तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक कौन कौन से होते हैं जो संज्ञान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आपका हो गया पहला परिवार, दूसरा आपका हो गया सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य हो गया, माता पिता की शिक्षा हो गई, विद्यालय हो गया, समाज हो गया, और आपका लास्ट क्या है, शिक्षक छात्र का संबंध। यानी कि सब क्या करते हैं, बच्चों को संज्ञान में क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर परिवार में अच्छा माहौल है तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छी चीज़ों को सीखेंगे। सामाजिक आर्थिक स्थिति सही है तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से ज्ञान को लेंगे और उसका जीवन में उसका प्रयोग करेंगे।
स्वास्थ्य सही है किसी भी परिवार में बच्चे में तो क्या होता है, बच्चे का हमेशा फिट रहेगा और ज्ञान को अच्छे से प्राप्त करेगा और हमेशा कुशल और हैप्पी दिखेगा। नेक्स्ट का पॉइंट है माता पिता की शिक्षा। अगर किसी बच्चे का माता पिता पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को हमेशा अच्छे ज्ञान देंगे, अच्छी सीख देंगे, तो बच्चा भी क्या करेगा, जीवन में अच्छा करेगा। नेक्स्ट का पॉइंट क्या है, विद्यालय, यानी कि बच्चे का विद्यालय जाएंगे प्रतिदिन तो विद्यालय में वो टीचर से बहुत कुछ सीखेंगे और उसके अपने जीवन में क्या करेंगे, उतारेंगे, अपने संज्ञान मिलेंगे और उसके क्या करेंगे, जीवन में उसका प्रयोग भी करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, समाज। बच्चे समाज में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, गतिविधियों को सीखते हैं, खेल खेलते हैं तो वहाँ भी बहुत कुछ सीखते हैं, कैसे रहना है, कैसे बात करना है, तो ये सब क्या करते हैं, बच्चों को संज्ञानात्मक में क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है शिक्षण छात्र का संबंध, यानी कि शिक्षक और छात्र का संबंध कैसा अच्छा होना चाहिए ताकि शिक्षक की बात क्या कर सके, विद्यार्थी भी मतलब समझ सके और उनकी बातों क्या कर सके, आदर कर सके, और छात्र का जो भी समस्या हो उसे शिक्षक समझ सके और उसका समाधान करने का हमेशा तत्पर रहे। तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपके संज्ञान तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। परिवार, सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, माता पिता की शिक्षा, विद्यालय, समाज और लास्ट क्या आपका है, शिक्षक छात्र का संबंध। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग का पॉइंट्स है संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया एवं संरचना क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें है स्कीम। क्या है स्कीम, किसी भी व्यक्ति वस्तु का एक व्यवहार क्या कहलाता है, आपका स्कीम कहलाता है। ए सिंगल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑब्जेक्ट एंड, मतलब जो भी हो सकता है, क्या हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का जो वस्तु का क्या होता है, एक व्यवहार जो होता है क्या कहलाएगा, आपका स्कीम कहलाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्कीम्स, व्यवहारों के संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, यानी कि वैसा पैटर्न जिसे क्या कर सकते हैं, हम दोहरा सकते हैं, व्यवहारों का वैसा पैटर्न जिसे हम दोहरा सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, स्कीम्स बोलेंगे। बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त क्या है, अभिव्यक्त रूप है, क्या कहलाएगा, वो आपका स्कीम्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है स्कीमा। क्या है हम लोग का पॉइंट्स, स्कीमा। स्कीमा की परिभाषा बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती है तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, इसे क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। यानी कि स्कीमा की परिभाषा क्या हुआ, बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ पहले से जमा होती है, यानी कि पहले से जो चीज़ जानते हैं तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके जो चीज़ जानते हैं उसको उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक नया धारणा जो बनाते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका स्कीमा कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः दो बातों का क्या क्या महत्वपूर्ण बात माना है। पहला आपका संगठन, दूसरा क्या आपका अनुकूलन। तो सबसे पहले संगठन जानते हैं। तो संगठन से तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक सूचनाओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि ताकि बाह्य वातावरण से समायोजन किया जा सके। संगठन में क्या होता है, संगठन से तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्षीकरण बौद्धिक सूचनाओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है ताकि बाह्य वातावरण से क्या किया जा सके, समायोजन बैठाया जा सके। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है अनुकूलन। क्या है पॉइंट हम लोग का, अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। अनुकूलन की वह प्रक्रिया जिसमें बालक अपनी बाहरी वातावरण के साथ समायोजन की कोशिश करता है क्या कहलाता है, आपका अनुकूलन कहलाता है। यानी कि अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, बालक अपनी बाहरी वातावरण के साथ समायोजन क्या करता है, कोशिश करता है, समायोजन बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करता है, तो क्या कहलाएगा, आपका अनुकूलन कहलाएगा। अनुकूलन दो तरह के होते हैं आपका, उसमें पहला हो गया आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन, दूसरा क्या होगा आपका समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। तो सबसे पहले जानते हैं आत्मसातीकरण क्या होता है। यह एक नई वस्तु या घटना को वर्तमान अनुभवों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया है। आत्मसातीकरण क्या है, नई वस्तु या घटना को वर्तमान अनुभव में क्या करते हैं, शामिल करने का जो प्रक्रिया होता है क्या कहलाता है, आपका आत्मसातीकरण कहलाता है यानी कि एसिमिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, तो जैसे बच्चे टॉफ़ी देकर उसे मुंह में क्या करता है, डाल लेता है। जैसे बच्चे टॉफ़ी देखा उसे मुंह में डाल लिया क्योंकि उसे पता है कि क्या ये वस्तु खाने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समायोजन। समायोजन की यह प्रक्रिया जिसमें बालक नए अनुभवों को पुराने अनुभवों के आधार पर सुधार लाने की कोशिश करता है। एकोमोडेशन में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, नए जो अनुभवों को क्या करते हैं, पुराने अनुभवों के आधार पर क्या करते हैं, सुधार लाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का पॉइंट्स है साम्य धारण या संतुलीकरण, इक्विलिब्रियम। यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आत्मसातीकरण एवं समायोजन के बीच क्या होता है, संतुलन स्थापित करता है।
यानी कि जो आत्मसातीकरण होता है और समायोजन, उसके बीच में जो संतुलन स्थापित करता है उसे क्या बोलते हैं? संतुलीकरण बोलते हैं या फिर साम्य धारण बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है संज्ञानात्मक संरचना क्या होता है? मानसिक योग्यताओं से समुच्चय सेट या समूह को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। मानसिक योग्यताओं से जो समुच्चय या सेट का जो निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है संरक्षण। वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन से अलग करने की जो क्षमता होती है वह क्या कहलाता है? आपका संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वर्गीकरण। किसी भी अभिलक्षण रंग, आकार और माप के आधार वर्गीकृत करने की योग्यता होती है, क्या कहलाता है? आपका वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। किसी भी अभिलक्षण क्या करते हैं हम लोग? रंग के आधार पे, आकार के आधार पे, माप के आधार पे क्या करते हैं? अगर वर्गीकृत करते हैं तो क्या कहलाता है? वो आपका वर्गीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है क्रमिकता। क्या पॉइंट हम लोग का? क्रमिकता। वस्तुओं से उनके किसी भी गुण के हिसाब से क्रम निर्धारण की क्षमता क्रमिकता कहलाता है, जैसे भार, लंबाई, etc। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो इसे ध्यान से आप लोग देखें समझे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के क्या है? एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को क्या किए? उस पर खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं को वह बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ एवं सहज क्रियाओं को क्या करते हैं? सहज क्रियाओं को करने की संबंधी योग्यताओं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को क्या करते हैं? लेकर ही पैदा होते हैं। यानी कि जो छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है? उसमें जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है, वस्तुओं को पकड़ना, चूसना, देखना, ये सब क्या होता है? बच्चे जन्मजात प्रवृत्तियाँ लेकर ही आते हैं। अंततः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। यानी कि बच्चे के जन्म के पास क्या होता है? ऐसे ही क्रियाओं करने की जो क्षमता होती है वही सिर्फ आपको दिखाई देगी, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है इन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। यानी कि जो बच्चा छोटा होता है क्या करता है? वस्तुओं को देखता है, चूसता है, पकड़ता है या फिर उसे बार बार लेकर गिरा देता है। इन सारी चीज़ों से क्या करता है? बच्चे जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है वैसे वैसे क्या करता है? उसका बुद्धिमानी बढ़ते जाता है, दिमाग आते जाता है और चीज़ों को आसानी से वो सीखते जाता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। कितने अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। तो पियाजे के 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन है? पहला आपका है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा आपका है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, तीसरा आपका है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था और चौथा क्या आपका है? अमूर्त या औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। तो सभी का जो उम्र है वो देख लेते हैं। पहला आपका है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था क्या है? 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संज्ञात्मक अवस्था क्या है? 7 से 11 वर्ष तक। और लास्ट क्या है? अमूर्त या औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था क्या है? 11 वर्ष से ऊपर। तो आपके ये 4 अवस्था है पियाजे के अनुसार। तो एक एक करके सबको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे इंद्रिय जनित गामक अवस्था क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चे का इंद्रिय मतलब जेनेट होता है, अच्छे से जेनेट होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। यानी कि जो मानसिक क्रियाएं होती है कैसे संपन्न होती है? इंद्रिय जनित गामक की सहायता से ही संपन्न होती है। भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है, तो ये भी आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था में ही होता है। इस अवस्था में बालक जो चीज़ प्रत्यक्ष देखते हैं उसी का अस्तित्व याद रखते हैं। यानी कि बच्चा जो चीज़ को आंखों से देखा सिर्फ उसे ही याद रखते हैं, बाकी को भूल जाते हैं। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। यानी कि बच्चे इस उम्र में क्या करते हैं? अपने कार्यों के द्वारा ही अपनी बुद्धि को दिखाते हैं, क्योंकि वो सही से तो बोल नहीं पाते, अपनी चीज़ों के बारे में बता नहीं पाते, तो उनके कार्य के अनुसार ही हम लोग जान पाते हैं कि बच्चे ने क्या दिखाया है, फिर क्या बताना चाह रहा है। इस तरह यह अवस्था अनुकरण यानी कि इमिटेशन
स्मृति यानी कि मेमोरी, और आपका मानसिक निरूपण यानी कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है। यानी कि जो ये अवस्था होती है इंद्रियजनित भ्रामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, इसमें क्या होता है बच्चे का अनुकरण का पता चलता है, उसकी स्मृति का पता चलता है, और आपको लास्ट में क्या होता है मानसिक निरूपण का भी पता चलता है, उससे संबंधित होता है। नेक्स्ट हम लोग का अवस्था कौन सा है, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष तक की यह अवधि होती है इसकी। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी क्या होता है प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। कौन सी अवस्था में, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बच्चों में वस्तु अस्थायित्व के गुण का भी विकास हो जाता है। तो ये आपका दूसरा है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नेक्स्ट क्या है आपका मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, यानी कि 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण यानी कि डिफ्रेंशिएशन करने तथा वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करने की क्षमता क्या होती है विकसित हो जाती है। इस अवस्था में 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं वस्तुओं को देखकर उसको पहचान लेते हैं, उसका विभेदीकरण कर सकते हैं, उसके बारे में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करता है। यानी कि जो अवस्था होती है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, क्या होता है बच्चा इस पर क्या करता है अपने क्या करता है उसका क्या हो जाता है उसके अंदर अवस्था क्या होती है डेवलप हो जाती है कि बालक क्या करता है विश्वास करने लगता है लोगों पे, अपनी लंबाई, भार, अंक आदि का क्या होता है उनके अंदर समझ भी विकसित होने लगता है। नेक्स्ट का पॉइंट है इस अवस्था में भाषा का पूर्ण विकास होता है। यानी कि बच्चे की जो भाषा होती है वो बच्चा भाषा कौन सी अवस्था में सीखता है तो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में सीखता है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में सीखता है। नेक्स्ट का पॉइंट है इस अवस्था में बालक पर्यावरण के साथ साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों का क्या करता है सीख लेता है। यानी कि बच्चे इस अवस्था में क्या होता है पर्यावरण के अनुसार ढलना भी सीखना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था। 11 वर्ष से ऊपर के बच्चे क्या करते हैं अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था में आते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था को कहते हैं। नेक्स्ट का पॉइंट है अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता यानी कि कम्युनिकेशन का विकास तेजी से होता है। इस अवस्था में बालक विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण करना क्या करता है चालू कर देता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था में बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है विकसित हो जाती है। तो ये आपका क्या कहलाता है अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था कहलाता है। तो पियाजे की 4 अवस्थाओं को हम लोगों ने देखा। अब आगे हम जानते हैं पियाजे के सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है। पियाजे के सिद्धांत की जो विशेषता है उसको बारे में हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट इसमें है पियाजे के अनुसार सीखने के लिए अधिगम, वातावरण एवं क्रिया की आवश्यकता होती है। पियाजे के अनुसार सीखने के लिए अधिगम, वातावरण एवं क्रिया की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीखना एक क्रमिक एवं आरोही प्रक्रिया है। बालकों में चिंतन तथा खोज करने की शक्ति उनकी जैविक परिपक्वता, अनुभव तथा इन दोनों के अंतःक्रिया द्वारा क्या होता है निर्धारित होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट चौथा बालकों के अमूर्त चिंतन भी निम्न स्तर का होता है। अगर उसकी शिक्षा निम्न है तो अगर शिक्षा उच्च है तो चिंतन भी उसका उच्च रहता है। अगर बालकों का क्या होता है शिक्षा अगर निम्न है तो बच्चे अच्छे से सोच नहीं पाते हैं। अगर बच्चे की शिक्षा क्या अच्छी है तो अच्छी उच्च तर्क के बारे में क्या होता है सोच सकते हैं, अपनी समस्याओं को सही से दूर करने का प्रयास कर सकते हैं थोड़े कम समय में भी। लेकिन जिनका निम्न स्तर क्या है पढ़ाई का शिक्षा का अगर नीचे है तो उसे सोचने में क्या होता है समय लगता है, अपनी समस्याओं को दूर करने में क्या होता है समय लगता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है औपचारिक संज्ञात्मक के बाद बालक की संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है तथा वह समस्या समाधान क्रमबद्ध तथा बारीक तरीके से करने में सक्षम हो जाता है। यानी कि औपचारिक संज्ञात्मक के बाद बालक की क्या होता है संपूर्ण बौद्धिक विकास हो जाता है तथा वह समस्या समाधान क्रमबद्ध रूप से बारीकी रूप से क्या करता है करना चालू कर देता है। उसके लिए वो क्या हो जाता है सक्षम हो जाता है।
नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है पियाजे के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। तो पियाजे के सिद्धांत में शिक्षार्थी अर्थात यानी कि बालक सक्रिय भूमिका में रहता है। शिक्षकों को पाठ्यक्रम तैयार करते समय शिक्षार्थी की आवश्यकता एवं अभिरुचि पर क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है और उसके अनुसार क्या करना है, तैयार करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है शिक्षकों को बालकों के चिंतन में उत्पन्न दोष, जीववाद और आत्म केंद्रिता को दूर करने का क्या करना है, प्रयास करना है। शिक्षकों को क्या करना है, बालकों के चिंतन में उत्पन्न दोष, जीववाद और आत्म केंद्रिता को क्या करना है, दूर करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है तीसरा, पियाजे के अनुसार ठोस संज्ञात्मक अवस्था में बालकों में संरक्षण संबंधित वर्गीकरण इत्यादि में क्या करना है, संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। शिक्षकों को इन बौद्धिक स्तर के विकास को बढ़ाने के लिए क्रियाकलाप कराना चाहिए ताकि बच्चे में सृजनात्मकता, आविष्कारक एवं आलोचनात्मकता गुण विकसित हो सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है चौथा, अनुकरण और खेल का शैक्षिक महत्व है। अनुकरण और खेल का क्या शैक्षिक महत्व है, हमें आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे अनुकरण कर सके एवं विभिन्न खेलों के माध्यम से बच्चे में संज्ञानात्मक विकास हो सके। यानी कि आपका जो अनुकरण और खेल का क्या शैक्षिक महत्व है, हमें क्या करना है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का मौका देना है और साथ साथ क्या करना है, सीखने का भी मौका देना है ताकि बच्चे सीख कर और खेल के क्या करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं और उसे ज़्यादा दिन तक दिमाग में रखते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। तो बच्चों को खेलने के लिए, सीखने के लिए क्या करना, हमेशा आज़ाद देना है, फ्री देना है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है बुद्धि। क्या है हम लोग का पॉइंट, हम लोग आगे पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में, फिर बुद्धि का स्वरूप देखेंगे, बुद्धि की विशेषताएं देखेंगे, बुद्धि का विकास देखेंगे, बुद्धि का निर्धारक देखेंगे, बुद्धि के प्रकार देखेंगे, बुद्धि के सिद्धांत देखेंगे और लास्ट के आपका हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत को भी जानेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से देखिए आप लोग। तो सबसे पहले जानेंगे बुद्धि क्या होता है। क्या हम लोग का पॉइंट्स, बुद्धि क्या होता है। तो बुद्धि इंटेलिजेंस शब्द का क्या है, प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। यानी कि बुद्धि शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, प्रज्ञा के रूप में, प्रतिभा के रूप में, ज्ञान के रूप में और समझ के रूप में क्या करते हैं, बुद्धि शब्दों का प्रयोग करते हैं। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धि क्या है, एक प्रकार का मानसिक शक्ति है जिससे क्या होता है, वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने में, उनसे आपसी संबंध खोजने में तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में क्या होती है, सहायता मिलती है। नेक्स्ट का पॉइंट है बुद्धि हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। बुद्धि क्या करती है, हमें समस्याओं को समाधान करने एवं उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है कुछ मनोवैज्ञानिक की राय देख लेते हैं बुद्धि के अनुसार क्या क्या उन्होंने बोला है। तो आपका पहला कौन सा है, एल एम टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। राय बर्न के अनुसार क्या है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों की प्राप्त करने में क्षमता देती है या फिर सक्षम बनाती है। नेक्स्ट आपका थॉर्नडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य, क्या है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। नेक्स्ट आपका है वुडवर्थ, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक विधि है। तो ये इन्होंने बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अपने राय दिए हैं, किसके अनुसार, बुद्धि के बारे में दिया है, अपने बारे में कि बुद्धि क्या होता है, उन्होंने इन चीज़ों को बताया है। अब हम देखेंगे बुद्धि का स्वरूप कैसा कैसा होता है। तो सीखने की योग्यता होनी चाहिए, समस्या समाधान की योग्यता होनी चाहिए, अमूर्त चिंतन की भी योग्यता होनी चाहिए और लास्ट के आपका पर्यावरण में सामंजस्य की योग्यता होनी चाहिए। यह क्या है, सब बुद्धि का स्वरूप है। यानी कि बुद्धि होने पे क्या होता है, बच्चे सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, समस्या का समाधान अच्छे से करते हैं, अमूर्त चिंतन भी करते हैं और हमेशा पर्यावरण से सामंजस्य बैठा लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या होती है। पहला क्या है, बुद्धि जन्मजात शक्ति है। दूसरा क्या है, बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है। तीसरा पॉइंट आपका है यौगिक क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है। चौथा आपका है बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वृद्धि एवं अनुभवों से ज्ञान एवं पूर्व अर्पित ज्ञान लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, बुद्धि एवं अनुभव क्या है, जिससे ज्ञान एवं पूर्व अर्पित ज्ञान क्या करते हैं, हम लोग उठाने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट का पॉइंट है बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर होता है। यानी कि बुद्धि और ज्ञान में क्या होता है, आपको अंतर होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बुद्धि में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है।
बुद्धि का विकास कब होता है? जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बुद्धि समस्या समाधान की भी योग्यता है। बुद्धि के द्वारा हम समस्या का क्या करते हैं? समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बुद्धि पर्यावरण से समायोजन की योग्यता है, यानी कि बुद्धि के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? पर्यावरण में जब जब चेंजेज आते हैं हम लोग उसके अनुसार ढल जाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि क्या है? एक विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है आगे बुद्धि का विकास। क्या है हम लोग का पॉइंट्स? बुद्धि का विकास क्या होता है? तो बुद्धि का विकास सबसे पहले शैशवावस्था में बुद्धि का विकास होता है, यानी कि जो आपका वर्ष होता है 3 से 5 वर्ष, उसमें क्या होता है? बुद्धि का विकास तीव्र गति से होता है। दूसरा आपका क्या है? बाल्यावस्था में वृद्धि का विकास, यानी कि बाल्यावस्था तक बच्चे में क्या होता है? 75% बुद्धि का क्या होता है? विकास आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट आपका है किशोरावस्था में बुद्धि का विकास। तो किशोरावस्था में बुद्धि का विकास क्या होता है? बच्चे के अंदर क्या होता है? परिपक्वता आना चालू हो जाता है, यानी कि मैच्योरिटी लेवल बढ़ने चालू हो जाता है। बच्चे चीज़ों के बारे में सोचना समझना अच्छे से चालू कर देता है। तो बुद्धि का विकास किन किन अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है, लास्ट क्या होती है? किशोरावस्था में होती है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है बुद्धि के निर्धारक। क्या पॉइंट्स हम लोग का? बुद्धि के निर्धारक यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो पहला क्या आपका? अनुवांशिकता, पर्यावरण, लिंग, स्वास्थ्य और आयु, यानी कि इन 5 चीज़ों का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है बुद्धि पे। अनुवांशिकता का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर आपके परिवार में सब चीज़ अच्छे से है तो आपके बच्चे भी क्या होंगे? अच्छे होंगे। पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है, आसपास का जैसा वातावरण होगा वैसा ही बच्चे के अंदर बुद्धि भी डेवलप होगा। लिंग का भी असर पड़ता है, स्वास्थ्य का भी असर भी दिखने को मिलता है बुद्धि के रूप में। और आपका लास्ट क्या है? आयु के अनुसार भी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकार के बारे में। क्या होता है? बुद्धि के प्रकार 3 होते हैं, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और आपका लास्ट क्या होता है? गामक या यांत्रिक बुद्धि, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, मोटर या मैकेनिकल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले लेके करके बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अमूर्त बुद्धि क्या होता है। कौन सा देखेंगे? अमूर्त बुद्धि क्या होता है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होता है। इस बुद्धि द्वारा सूक्ष्म भावों की जानकारी होती है। कवि, साहित्यकार, चित्रकार आदि भावों को इसी बुद्धि के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि आपका जो कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, उन लोग क्या करते हैं? अपने भाव को कैसे व्यक्त करते हैं? अमूर्त बुद्धि के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। इस प्रकार की बुद्धि में शब्द, अंक एवं प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया जाता है। यह पठन की सीखने की प्रक्रिया है। यह क्या है? पठन की सीखने की प्रक्रिया है। उन समस्याओं को हल करने की भी क्या है? प्रक्रिया है, जिनमें शब्द एवं प्रतीकों यानी कि शब्द एवं सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए शब्द एवं प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की कला अमूर्त या मौखिक बुद्धि का ही देन है। आगे इसमें देखते हैं विद्यालय में पठन, गणित, भूगोल, इतिहास एवं ऐसे ही विषयों में सफलता के लिए अमूर्त बुद्धि का विकास किया जाना क्या है? आवश्यक है। नई योजना, नया आविष्कार तथा नया चिंतन इसी बुद्धि के सहारे होता है। दूसरा हम लोग का है सामाजिक बुद्धि। दूसरा क्या है हम लोग का? सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या होता है? इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से है, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को समाज के अनुकूल क्या करता है? व्यवस्थित कर लेता है। सामाजिक बुद्धि के कारण व्यक्ति दूसरों को अपने व्यवहार से प्रभावित भी कर लेता है। आगे इसमें शामिल है इस प्रकार का व्यक्ति प्रसन्न, मिलनसार तथा सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है। सामाजिक बुद्धि के कारण ही व्यक्ति समाज में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर पाता है। इस प्रकार की बुद्धि आने वाले व्यक्ति व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। यानी कि आपका जो दूसरा है सामाजिक बुद्धि, और किसी इंसान में सामाजिक बुद्धि आ गया तो क्या करेगा? जनता को सेवा करेगा, तो वह क्या बन सकता है? नेता भी बन सकता है। तो ये सब काफ़ी ज़रूरी है बच्चे के अंदर डेवलप करना। तीसरा आपका क्या है? गामक या यांत्रिक बुद्धि। क्या तीसरा आपका? गामक या यांत्रिक बुद्धि यानी कि मोटर या मैकेनिकल इंटेलिजेंस। तो यांत्रिक बुद्धि का तात्पर्य उस शक्ति या योग्यता से है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को यंत्रों एवं भौतिक पदार्थों से संबंधित परिस्थितियों के साथ सुव्यवस्थित कर लेता है। यानी कि जो आपका यांत्रिक बुद्धि होता है उसका तात्पर्य क्या है? शक्ति या योग्यता से है जिसके सहायता से व्यक्ति क्या करता है? अपने को यंत्रों या भौतिक पदार्थों से संबंधित परिस्थितियों में क्या करता है? व्यवस्थित कर लेता है। जिन बालकों में यह शक्ति होती है वह उनमें प्रारंभिक काल से ही दिखाई पड़ने लगती है। यानी कि जिन बालक के अंदर गामक बुद्धि होती है उसका क्या होता है? बचपन से दिखाई देखना चालू हो जाता है। वे अपने खिलौनों, घड़ी एवं साइकिल आदि को खोलकर ठीक करने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो गामक बुद्धि होती है क्या होता है? बच्चे के अंदर क्या होता है?
छोटे उम्र में देखने को मिल जाता है। उसका कोई भी चीज़, खिलौना टूट गया, साइकिल खराब हो गई, तो उसे बनाना क्या करता है, खुद से ही वह चालू कर देता है। ऐसे बालक आगे चलकर कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर आदि बनते हैं। ऐसे बच्चे कैसे बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मिस्त्री बनते हैं, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए क्या करते हैं, ठीक करने का प्रयास करते हैं। यांत्रिक बुद्धि वाले बालक खेलकूद तथा अन्य शारीरिक कार्यों में भी कुशल होते हैं। यानी कि जो बच्चे यांत्रिक रूप से सोचते हैं वो बच्चा क्या होता है, खेलने में अच्छे होते हैं और अपने कार्य में भी क्या होते हैं, कुशल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है बुद्धि के सिद्धांत। क्या पॉइंट्स हम लोग का, बुद्धि के सिद्धांत। तो पहला आपका क्या है, एक सतात्मक सिद्धांत। दूसरा क्या है, द्वितीय या द्विखंड का सिद्धांत। तीसरा आपका क्या है, त्रिखंड सिद्धांत, 3 फैक्टर थ्योरी। चौथा क्या आपका है, बहुतत्व या असतात्मक सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल या एनार्चिक थ्योरी। पाँचवा क्या आपका है, कैली थ्रस्टन का बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, यानी कि मल्टी मेंटल एबिलिटी थ्योरी। छठा क्या आपका, वर्ग घटक या संघ सतात्मक सिद्धांत, यानी कि ग्रुप फैक्टर या ओलिग्राफिक थ्योरी। छठा हो गया आपका। सातवां क्या है, क्रमिक विकास का सिद्धांत या क्रमिक महत्व का सिद्धांत, यानी कि हायरार्चिकल थ्योरी। आठवां क्या आपका, कैटल का सिद्धांत। क्या आठवां आपका, कैटल्स थ्योरी। नौवां क्या आपका है, गिलफोर्ड का सम्मिलित सिद्धांत, यानी गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ यूनिफाइड। और 10वां क्या है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, तो हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है बुद्धिलब्धि स्तर का वितरण कैसे कैसे होता है। तो अगर बच्चे का 130 से अधिक बुद्धि है, बुद्धिलब्धि स्तर, तो बच्चा कैसा है, प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस है। और 121 से 130 के बीच में है तो बच्चा कैसा है, प्रखर बुद्धि वाला यानी कि सुपीरियर, यानी कि प्रतिभाशाली से थोड़ा सा एकदम कम है। नेक्स्ट आपका क्या है, 111 से 120 किसी का बुद्धिलब्धि स्तर है तो बच्चा कैसा है, तीव्र बुद्धि वाला, यानी कि एबव एवरेज है, यानी कि एवरेज से क्या है, एवरेज से ऊपर है। वो बच्चा अच्छा कर सकता है, अगर उसे मतलब थोड़ा सा और अच्छे से मोटिवेशन मिले तो बच्चा आगे जा सकता है, जीनियस के रूप में वह बन सकता है। नेक्स्ट का पॉइंट है 91 से 110 सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। क्या होते हैं, 91 से 110 के बीच में रह जाते हैं। 81 से 90 वाले कैसे बच्चे होते हैं, मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। 70 से 80 वाले अल्प बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, यानी कि डल बच्चे होते हैं। और 71 से कम वाले क्या होते हैं, जड़ बुद्धि यानी कि इडियट होते हैं। तो क्या आपका बुद्धिलब्धि का वितरण है, आईक्यू लेवल के अनुसार ये बांटा गया है। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं बुद्धि का मापन कैसे होता है, यानी कि जो फार्मूला आपका होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन का क्या होता है। तो बुद्धिलब्धि का प्रयोग सर्वप्रथम टर्मन ने किया था। किसने किया था, टर्मन ने किया था। और उन्हें फार्मूला क्या बताया था बुद्धिलब्धि का, MA/CA, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। यहाँ पे 100 छूट चुका है। फार्मूला अगर कॉपी में लिख रहे होंगे आप लोग तो इसे लिख ले, क्या लिखेंगे, बुद्धिलब्धि स्तर का MA/CA इंटू 100। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग का पढ़ना है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या होता है, यानी कि गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो गार्डनर का यह सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1983 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब किया, 1983 ईस्वी में। आगे इसमें देखते हैं हम लोग। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में गार्डनर ने यह स्थापित किया कि यह बल दिया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रत्येक ज्ञान या बुद्धि क्या होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट का पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, विलक्षण योग्यता भी पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है गार्डनर ने बताया कि सामान्य बुद्धि में 8 तरह की क्षमताएं या बुद्धि सम्मिलित होती है। गार्डनर द्वारा वर्णित ये 8 प्रकार की जो बुद्धि होती है किस प्रकार है, आपका पहला क्या होता है, भाषाई बुद्धि होता है। यानी गार्डनर ने बुद्धि को कितने प्रकार का बताया है, 8 प्रकार का बताया है। आपका उसमें पहला क्या है, भाषाई बुद्धि यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो भाषाई बुद्धि में वाक्यों तथा शब्दों की बोध क्षमता, शब्दावली, शब्दों के क्रमों के बीच के संबंधों को पहचानने की क्षमता आदि क्या होता है, निहित होता है। नेक्स्ट हम लोग का है तार्किक गणितीय बुद्धि। क्या है नेक्स्ट, तार्किक गणितीय बुद्धि। इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, अंकों के क्रम को निहित संबंध को पहचानने की क्षमता, सादृश्यता क्षमता आदि क्या होती है। ऐसी बुद्धि गणितज्ञ, वैज्ञानिकों तथा जासूसों आदि में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेटियल इंटेलिजेंस। स्थानिक चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तन करके या करने की क्षमता तथा स्थानिक कल्पना शक्ति को क्षमता आदि इस प्रकार की बुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट स्मार्ट या पिक्चर स्मार्ट कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है
शारीरिक गतिक बुद्धि क्या है? बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ऐसी बुद्धि के अंतर्गत शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता तथा वस्तुओं को सावधानीपूर्वक एवं कुशलतापूर्वक घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता होती है। इसमें क्या होता है? ऐसी बुद्धि में क्या होता है? बच्चे को अंतर्गत शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता तथा वस्तुओं को सावधानीपूर्वक एवं कुशलतापूर्वक घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता होती है। इसे बॉडी स्मार्ट या मूवमेंट स्मार्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या है? सांगीतिक बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो सांगीतिक बुद्धि के अंतर्गत तारत्व यानी कि पिच तथा लय क्या होता है? इसमें पिच तथा लय यानी कि रिदम को सही सही सम्मिलित करने की क्षमता होती है। इस प्रकार की बुद्धि में लय, सुर, ताल को पहचानने की भी शक्ति होती है। आगे देखते हैं हम लोग छठा, अंतः पारस्परिक बुद्धि यानी कि इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस। इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग सामाजिक व्यवहारों में प्रायः होता है। कहाँ पे होता है? आपका सामाजिक व्यवहारों में होता है। समाज में बातचीत करने के दौरान ये सब का क्या होता है? प्रयोग होता है वहाँ पे अंतः पारस्परिक बुद्धि का। नेक्स्ट आपका है अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध, पहचान तथा स्वयं की भावनाओं एवं कौशल क्षमता को जानने के लिए होता है। नेक्स्ट आपका आठवां, नैसर्गिक बुद्धि एवं प्राकृतिक यानी कि नेचुरल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो इस प्रकार के ज्ञान का संबंध वनस्पति जगत, पेड़ पौधों, जीव जंतु या प्राणी समूह या प्राकृतिक सौंदर्य को परखने में इत्यादि में होता है। यानी कि क्या होता है? जो आपका नैसर्गिक बुद्धि होता है वो कहाँ पे उसका परख होता है? जीव जंतु के बारे में जानने में, पेड़ पौधों के बारे में जानने में क्या होता है? वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। आगे हम लोग देखते हैं संप्रत्यय विकास। आगे क्या हम लोग का पॉइंट्स? संप्रत्यय विकास यानी कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। तो बच्चों में संप्रत्यय विकास के संदर्भ में माना जाता है कि पहले इनमें मूर्त संज्ञात्मक जैसे माता पिता आदि विकसित होते हैं और बाद में अमूर्त संप्रत्यय जैसे कि खुशी, दुख आदि क्या होता है? विकसित होते हैं। यानी कि बच्चों में क्या सबसे पहले मूर्त संज्ञात्मक की क्या होती है? विकसित होती है और लास्ट में क्या होता है? उसका अमूर्त प्रत्यय का भी क्या होता है? विकसित होता है। जैसे कि खुशी दुख को सब कैसे जानते हैं वो सब बच्चे बाद में जानते हैं। जैसे जैसे उनका अमूर्त चिंतन बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो जानने का प्रयास करते हैं और चीज़ों को सीख जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? बच्चे घर में जो चीज़ देखते हैं, सीखते हैं, उसी चीज़ों को याद रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है बच्चों में संप्रत्यय विकास सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। बच्चों में संप्रत्यय विकास कैसे होता है? सरल से जटिल की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। नेक्स्ट का पॉइंट है संप्रत्यय वह अवधारणा है जो कि सामान्य एवं सार्वभौमिक रूप से किसी जाति, वस्तु या समूह से संबंधित होती है। संप्रत्यय क्या है? एक प्रकार की अवधारणा है जो सामान्य एवं सार्वभौमिक रूप से किसी जाति, वस्तु या समूह से क्या होता है? संबंधित होता है। जैसे मानव का कहने का मतलब है एक मनुष्य या व्यक्ति से नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति से होता है। यानी कि सिर्फ मानव कहने से सिर्फ एक व्यक्ति का संबंध नहीं होता है, उससे क्या होता है? पूरे मानव जाति का संबंध होता है। अब हम लोग देखेंगे संप्रत्यय की विशेषता क्या होती है। तो सीखने की प्रक्रिया का क्या है? एक प्रकार का आधार है। अधिगम को सरल बनाने की क्या है? प्रक्रिया है। सामान्य विचार है जो एक सामान्य वर्ग को व्यक्त करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कल्पना या प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्राप्त विचार को अर्थ प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है चौथा, संप्रत्यय व्यक्तिगत विभिन्नता पर निर्भर करते हैं जो मनुष्य की सोचने, विश्लेषण करने तथा सामान्यीकरण करने की क्षमता पर क्या करता है? निर्भर करता है। पांचवा पॉइंट आपका क्या है? शुरुआत में संप्रत्यय अस्पष्ट होते हैं। शुरुआत में क्या होता है? जो संप्रत्यय कैसा होता है? अस्पष्ट होता है, परंतु ज्ञान के अनुभव द्वारा क्या होता है? स्पष्ट होते जाता है। तो आपका क्या है? ये संप्रदाय की विशेषता है। आगे हम देखेंगे संप्रदाय के प्रकार को जानेंगे। क्या आगे पॉइंट्स हम लोग का? संप्रदाय के प्रकार। पहला क्या आपका होगा? संयोजक संप्रदाय। दूसरा क्या होगा आपका? वियोजक संप्रदाय। तीसरा क्या होगा आपका? संबंध परक संप्रदाय। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग संयोजक संप्रदाय क्या होता है। वे सभी प्रत्यय जो मस्तिष्क में शीघ्रतापूर्वक बैठते जाते हैं। वे सभी प्रत्यय जो मस्तिष्क में यानी कि माइंड में शीघ्रतापूर्वक यानी जल्दी से बैठ जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संयोजक प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं? गाय, कुत्ता, बिल्ली ये सब क्या देखते हैं और उसके दिमाग में बैठ जाता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है वियोजक संप्रदाय। क्या है? क्या है पॉइंट हम लोग का? सेकेंड, वियोजक संप्रदाय वे संप्रदाय जिनके मूल्यों तथा विशेषताओं को
एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है क्या कहलाता है आपका? वियोजक संप्रत्यय कहलाता है। यानी कि वे संप्रत्यय जिनके मूल्यों तथा विशेषताओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं क्या कहलाता है आपका? वियोजक संप्रत्यय कहलाता है। जैसे कि दो त्रिभुज, दो आयात, दो वर्ग, ये सब क्या होगा आपका? वियोजक संप्रत्यय हो गया। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है संबंध परक संप्रत्यय। इसके अंतर्गत वे संप्रत्यय आते हैं जिनकी विशेषताओं एवं मूल्यों के बीच एक निश्चित संबंध होता है। आपका जो संबंध परक संप्रत्यय होता है उसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है आपका? ऐसे मतलब संप्रत्यय आते हैं जिनकी क्या होता है? विशेषता एवं मूल्यों के बीच क्या होता है? एक निश्चित संबंध होता है। आगे हम लोग देखते हैं बालकों में संप्रत्यय के विकास कैसे होता है। क्या पॉइंट्स हम लोग का? बालकों में संप्रत्यय का विकास। तो बच्चे उन्हीं के बारे में सबसे पहले बताते हैं जिसे वे देखते हैं, जो उनके आँख के सामने होता है, अर्थात बच्चे में सबसे पहले मूर्त संप्रत्ययों का विकास होता है। यानी कि बच्चे क्या करते हैं? जो चीज़ को देखते हैं, उनके आँख के सामने जो चीज़ होता है, बच्चे उसी के बारे में सबसे पहले बताते हैं। यानी कि मूर्त संप्रत्ययों का क्या करते हैं? विकास सबसे पहले बच्चे में होता है। आयु जैसे जैसे बच्चा का बढ़ते जाता है, वह अमूर्त चीज़ों के बारे में भी क्या करता है? संप्रत्यय विकसित कर लेता है और उसके बारे में बताना चालू कर देता है। तो बच्चे में सबसे पहले क्या होता है? मूर्त चिंतन विकास होता है। उससे पहले मूर्त वस्तुओं को देखता है, जानता है, उसके बारे में बताता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके बारे में क्या होता है? वो अमूर्त चीज़ों के बारे में बताना चालू कर देता है, सोचना चालू कर देता है। वैसे धीरे धीरे बच्चे का क्या होता है? संप्रत्यय का क्या होता है? विकास होना चालू हो जाता है। बालकों में विकसित होने वाले संप्रत्यय निम्न है। पहला रंग, दूसरा आपका क्या होगा? स्थानगत, तीसरा क्या होगा? आकृति, चौथा क्या होगा आपका? समय, और पांचवा क्या होगा आपका? संख्या। तो बालकों में विकसित होने वाला संप्रत्यय कैसे होता है? रंग के आधार पे बच्चे क्या करते हैं? रंग की पहचान करते हैं, उसका अंतर जानते हैं, उसका नाम जानते हैं। स्थानगत में क्या हो गया आपका? दूरी हो गया, दिशा हो गया, ऊंचाई हो गया, लंबाई हो गया, गहराई हो गया, आकार हो गया। तो ये सब के बारे में कैसे बच्चे जानते हैं? तो जैसे जैसे उनका संप्रदाय का क्या होता है? विकसित होता है, बच्चे वैसे वैसे चीज़ों को जानना चालू कर देते हैं। यहाँ पर तीसरा क्या आपका है? आकृति। तो आकृति की पहचान करते हैं, उसका अंतर बताते हैं, कौन सा फिगर बड़ा है, कौन सा फिगर छोटा है, इस सब चीज़ों की बड़ी जानकारी क्या करते हैं? बच्चे वहाँ से लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? समय। तो बच्चे शुरू में क्या करते हैं? दोपहर बताते हैं, रात बताते हैं, या फिर शाम बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का संप्रदाय विकसित हो जाता है, बच्चे क्या करते हैं? समय का ज्ञान उनमें क्या होता है? आ जाता है। बच्चे उसके बाद टाइम बताना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? संख्या है। 5 वर्ष के बाद क्या होता है? बच्चे के अंदर क्या होता है? संख्या की भी समझ विकसित हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है संप्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो आपका पहला क्या हो जाएगा? बौद्धिक क्षमता, ज्ञानेंद्रिया, अधिगम के अवसर, लिंग, अनुभव, परिपक्वता, चिंतन, सूचना प्रतिपूर्ति, सामाजिक आर्थिक स्तर। ये सब क्या आपके संप्रदाय को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे हम लोग देखते हैं ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या है। तो जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत दिया जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के क्या है? वैकल्पिक रूप में पाया जाता है। यानी कि जो जेरोम ब्रूनर है, कहाँ के वैज्ञानिक है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ये कैसा है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के क्या है? उसी का वैकल्पिक रूप में भी जाना जाता है या फिर माना जाता है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार यह वह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से क्या करता है? सामंजस्य, यानी कि सामंजस्य स्थापित करता है। किनके अनुसार? ब्रूनर के अनुसार। ब्रूनर का जो विकास है, संज्ञानात्मक विकास का जो मॉडल है, वो क्या कहते हैं कि मनुष्य क्या करते हैं? अपने वातावरण से क्या करते हैं? सामंजस्य बैठाते हैं, स्थापित करते हैं। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे पहले प्रौढ़ों पर किया, उसके बाद विद्यालय जाने वाले बच्चों पर किया, फिर 3 साल के बच्चों पर क्या किए? उस पर टेस्ट किए। यानी कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास का लेवल जानने के लिए क्या किया? सबसे पहले उन्होंने प्रौढ़ों पे इसका मतलब टेस्ट किए, उसके बाद विद्यालय जाने वाले बच्चों पे किए, और फिर 3 साल के बच्चों पर, फिर उसके बाद नवजात शिशु पर भी इसका परीक्षण किया। ब्रूनर ने मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया है कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है। ब्रूनर ने मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है तथा शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में चिंतन कैसे करता है। उनका मानना था कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से निम्न 3 तरीके से व्यक्त करता है। कौन कौन सा 3 तरीका उनका है देख लेते हैं हम लोग। तो उनका सबसे पहला है सक्रियता विधि, दूसरा क्या आपका है? दृश्य प्रतिमा विधि,
और तीसरा क्या आपका है सांकेतिक विधि, यानी कि पहला क्या आपका इनएक्टिव स्टेज, जन्म से 18 माह के बीच का जो अवधि होता है क्या कहलाएगा आपका इनएक्टिव स्टेज कहलाएगा। उसके बाद दूसरा क्या आपका है आयोनिक स्टेज, 18 से 24 माह के बीच क्या कहलाएगा आपका आयोनिक स्टेज कहलाएगा। और तीसरा क्या आपका है सिंबॉलिक स्टेज, यानी कि 7 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे क्या करेंगे सांकेतिक विधि को भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत होते हैं, उनमें 3 अवस्थाएं उन्होंने बताया है, सक्रियता विधि, दृश्य प्रतिमा विधि और सांकेतिक विधि। तो एक एक करके इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सक्रियता विधि क्या होता है, यानी कि अवधि जन्म से 18 माह के जो बीच की होती है वो क्या कहलाता है सक्रियता विधि कहलाता है। इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्द इन क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है, जैसे भूख लगने पर हाथ पैर हिलाना, रोना, ये सब क्या है बच्चे शुरू कर देते हैं। तो आपका क्या होता है सक्रियता विधि कहलाता है, यानी कि इनएक्टिव स्टेज कहलाता है। जन्म से 18 माह के बीच जन्म से 18 माह के बीच की अवस्था होती है, ये सक्रियता विधि अवस्था कहलाती है। दूसरा आपका है दृश्य प्रतिमा विधि, क्या आपका दृश्य प्रतिमा विधि, यानी कि आयोनिक स्टेज, 18 से 24 माह के बीच की जो अवधि होती है क्या कहलाएगा आपका दृश्य प्रतिमा विधि कहलाएगा। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन से कुछ दृश्य प्रतिमान बनाकर या करता है। इस अवस्था में वहाँ प्रत्यक्षीकरण से सबसे ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट हम लोग का तीसरा है सांकेतिक विधि। 7 वर्ष से आगे वाले जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं सांकेतिक विधि का भी डेवलप उनमें हो जाता है। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वनि संबंधी संकेतों यानी कि भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, यानी कि 7 वर्ष ऊपर बच्चे क्या करते हैं अपनी जो भी उनके अंदर अनुभूतियाँ होती है, जो चीज़ सीखते हैं उसे क्या करते हैं भाषा के माध्यम से क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। तथा इस अवस्था में बच्चों में प्रतीकों को उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास हो जाता है, यानी कि बच्चे सिंबल देकर उन चीज़ों के बारे में क्या करते हैं बच्चे बता देते हैं आसानी से। तो उनके बारे में क्या होता है डेवलप हो जाता है सांकेतिक विधि, यानी कि सिंबॉलिक स्टेज भी क्या होता है बच्चे के अंदर आ जाता है। तो ये क्या है ब्रूनर के सिद्धांत के 3 अवस्था है। कौन कौन सा है, पहला आपका है सक्रियता विधि, दृश्य प्रतिमा विधि और आपका सांकेतिक विधि। और ये सिद्धांत कैसा है, ये सिद्धांत आपका पियाजे के अनुसार ही है। पियाजे ने 4 अवस्था बताया है और जेरोम ब्रूनर ने कितने बताया है 3 बताया है। और मिला जुला के देखा जाए तो सब में एक ही बात कहा गया है। तो इसे ध्यान से देख ले, एग्जाम में आ भी सकता है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आगे हम देखते हैं ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान है। क्या पॉइंट्स हम लोग का ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान है। तो बालक की मानसिक शक्ति के अनुसार शिक्षण विधियों के चयन में, बच्चों के स्तर के अनुसार शिक्षण योजना के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन कर बालकों को समुचित बौद्धिक विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है मानसिक स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण में नए प्रकरणों को शुरू करने से पूर्व ज्ञान को लेकर शिक्षण योजना बनाने में क्या होता है ब्रूनर का सिद्धांत क्या करता है वहाँ पे योगदान देता है। ये सब क्या हो गया आपका ब्रूनर के सिद्धांत का क्या शिक्षा में योगदान है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, यानी कि जो आपका ब्रूनर का सिद्धांत है उसका क्या क्या विशेषता है। तो पहला इसमें पॉइंट है यह सिद्धांत बालकों के पूर्व अनुभवों तथा नए विषयों से समन्वय स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर क्या करता है बल देता है। यानी कि जो सिद्धांत है क्या करता है बच्चों को पूर्व अनुभवों तथा नए विषयों को क्या करता है समन्वय स्थापित करने के लिए क्या करता है अनुकूल वातावरण तैयार करता है और उस पर बल देता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है दूसरा, यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन पर जोर देता है, यानी कि री इन्फोर्समेंट पर क्या करता है फोर्स देता है, जोर देता है। नेक्स्ट का पॉइंट है इस सिद्धांत की मान्यता है कि विषय वस्तु की संरचना किस प्रकार से हो बच्चे सुगमता से सीख सके। यानी कि इन सिद्धांत का मेन मुख्य वस्तु क्या है विषय वस्तु कि बच्चों का संरचना अच्छे से मिले, स्ट्रक्चर सही मिले, ताकि बच्चे क्या कर सके आसानी से किसी भी चीज़ के बारे में क्या कर सके सीख सके। नेक्स्ट का पॉइंट है इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों गुणों का विकास करती है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है शिक्षा क्या होता है बालक में व्यक्तिगत रूप से एवं सामाजिक रूप से क्या करता है विकास करती है। तो ये आपके किसके हैं जेरोम ब्रूनर का क्या है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने 3 अवस्था बताया है। तो आपके ये है आज के वीडियो। इस वीडियो में हमने बात किया आपके S2 पेपर संज्ञान शिक्षण और बाल विकास की इकाई 1 को हम लोगों ने देखा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स थे, तो हम लोगों ने सभी टर्म्सों को देखा अच्छे से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।